Hello everyone, very good evening. Welcome to your class of Common Proficiency Test. This side you are having Kajal Mahajan, and I hope you all are fine. Very good evening to everybody who have joined. तो आज का टॉपिक जो हम लोगों ने करना है दैट इज जर्नल. बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. जो फॉर्मूलाज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किए हैं नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ अकाउंट्स में, उसी की हेल्प से जर्नल बनाना जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है. तो हम लोग जर्नल करेंगे. उसकी आज के दिन में हम लोग जर्नल का मीनिंग करेंगे, क्या इसके हमें एडवांटेजेस रहते हैं बनाने के, क्यों जर्नल पहली बुक है जिसमें रिकॉर्डिंग की जाती है. ठीक है, तो क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके लिमिटेशंस हैं, क्या इसका फॉर्मेट है, एंट्रीज किस तरह से इसमें रिकॉर्ड की जाती है. तो वो सारा डिस्कशन जो है विद द एमसीक्यूज हम लोग आज इस लेक्चर में करने वाले हैं. तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक्स ले लो, साथ साथ पे नोट करते रहना. स्टार्ट करते हैं लेक्चर. देखो, सबसे पहली बात है व्हाट इज जर्नल. ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ. एक फ्रेंच वर्ड था जिसका मतलब है डे. तो वहां से नाम बना है जर्नल, क्योंकि इसको कहा जाता है डे बुक. मतलब आप पूरे दिन में जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप वो सारी ट्रांजेक्शन जो है वो इस बुक में रिकॉर्ड करते रहते हो. जिस तरह से ट्रांजेक्शन अराइज होती हैं उसी तरह से उसी ऑर्डर में आप उसको रिकॉर्ड करते हो. अब ये जो इन द ऑर्डर ऑफ हैपनिंग जो मैंने अभी बोला कि जिस तरह से ट्रांजेक्शन होती रहती हैं वैसे वैसे हम लोग रिकॉर्ड करते रहते हैं. तो इन द ऑर्डर ऑफ हैपनिंग को क्या कहा जाता है? दैट इज नॉन एज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, दैट इज नॉन एज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री. ये प्राइमरी एंट्री की बुक है. मतलब सबसे पहले ट्रांजेक्शंस जो रिकॉर्ड होती है ना वो इसी में रिकॉर्ड होती हैं. और हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ना उसका सेकंड स्टेप, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास रहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, सेकंड स्टेप हमारा होता है रिकॉर्डिंग करना. तो रिकॉर्डिंग जो की जाती है वो जर्नल की बुक में की जाती है. दैट इज व्हाई इट इज नॉन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. पॉइंट टू बी नोटेड, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री एंड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें ट्रांजैक्शंस किस तरह से रिकॉर्ड की जाती हैं जैसे जैसे वो अराइज होती हैं. तो उस ऑर्डर को क्या बोला जाता है? दैट इज नॉन एज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अब जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें कैसे पता लगता है कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है? मतलब बेस क्या है, सोर्स क्या है जहां से हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. सो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट्स. सोर्स डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैंने फर्नीचर परचेज किया. मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने फर्नीचर इतने का परचेज किया? उसका एक बिल आता है, एक इनवॉइस रहता है, कैश मेमो रहता है, परचेज बिल्स होते हैं, सेल्स इनवॉइसेस होते हैं. अगर आपको गुड्स रिटर्न की जाती हैं या आप गुड रिटर्न्स करते हो तो उस केस में हमारे पास डेबिट नोट होता है, क्रेडिट नोट होता है. तो ये सब चीजें जो हैं ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं. इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स को देख के हम लोग ट्रांजैक्शंस जो है वो जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ. जो स्मॉल बिजनेस कंसर्न्स होते हैं ना, छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है, वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर लेस, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? जर्नल को बना लेते हैं. बट लार्ज बिजनेस हाउसेस में जहां पे इन द थाउजेंड्स डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्योंकि अलग अलग ब्रांचेस एंड ऑल सब है, तो जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, अब एक दिन में एक ही पर्सन सारी ट्रांजैक्शंस तो नहीं ना रिकॉर्ड कर सकता, तो उस केस में हम लोग बना लेते हैं सब जर्नल्स. सब जर्नल्स का मतलब ये है हम अलग से एक कैश बुक लगा लेते हैं. दैट इज द वर्क ऑफ द कैश क्लर्क, कि मतलब वो कैश बुक बनाएगा. एक हम लोग सेल बुक बना लेते हैं, एक पर्सन सेल बुक की एंट्रीज रिकॉर्ड करता है. एक को हम परचेज बुक दे देते हैं, वो परचेज बुक की एंट्रीज रिकॉर्ड करता है. एक को हम सेल्स रिटर्न बुक दे देते हैं कि जितनी भी रिटर्न्स आएंगी आज वो आपने सेल बुक में रिकॉर्ड करनी है, क्रेडिट रिटर्न्स. और जितनी भी परचेज रिटर्न आएगी वो आपने परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करनी. इसी तरह से बुक्स रहती हैं बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल पेएबल बुक. बिल पेएबल बुक और एक रहता है हमारे पास जर्नल प्रॉपर. जो एंट्रीज इन बुक्स में नहीं आती वो जर्नल प्रॉपर में जाती हैं. अब आप ये कहोगे कि सारी एंट्रीज तो फिर इन्हीं में रिकॉर्ड होगी, डेप्रिसिएशन की एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, बैड डेट्स रिकवर हो जाएंगे तो कैश बुक में आ जाएंगे, बट बैड डेट्स जो हैं
ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी तो वो जर्नल प्रॉपर में आ जाती है। एडजस्टमेंट एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज जो है वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो जाती है। तो देखो अब जर्नल एक पर्सन ने बनाना, अब जैसे मेरे पास ये बुक है जर्नल की, तो मैं इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती जा रही हूँ। अब सपोज करो एक दिन में 1000 ट्रांजेक्शन है, तो वो तो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी ना। 500 है, 300 है, 400 है, इतनी सारी ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड करना मुश्किल है ना, क्रॉस चेक भी करना सोर्स डॉक्यूमेंट से। तो उस केस में क्या होता है, हम डिवीजन कर देते हैं। अब एक पर्सन कैश बुक बना रहा है, एक सेल बुक बना रहा है, एक परचेज बुक बना रहा है, एक सेल रिटर्न बना रहा है, एक परचेज रिटर्न बना रहा है, एक बिल रिसीवेबल बना रहा है, एक बिल पेबल बना रहा है, एक जर्नल प्रॉपर बना रहा है। तो 8 लोगों में काम डिवाइड हो गया, तो फिर वो करना ज्यादा इजी हो गया। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो दैट इज सब जर्नल्स। तो आपने याद रखना है, स्मॉल बिग बिजनेस हाउसेस जर्नल ऑप्ट करते हैं, बिग बिजनेस हाउसेस सब जर्नल्स बनाते हैं। सो ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इन वन जर्नल, या अल्टरनेटिवली या दूसरा तरीका ये है कि आप सेपरेट जर्नल्स बना दो किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे कि क्रेडिट परचेजेस जो है वो परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट सेल्स जो है वो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होती है। तो कैश परचेज और कैश सेल कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स और बैंक ट्रांजेक्शन्स जो है ना वो कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं। अगर आप सेल कर रहे हो क्रेडिट पे यानी उधार पे, तो वो सेल बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर आप परचेज कर रहे हो क्रेडिट पे, तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इनको हम सब जर्नल्स भी बोलते हैं, स्पेशल जर्नल्स भी बोलते हैं, और सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास परचेज रिटर्न बुक होती है और सेल रिटर्न बुक होती है। आई होप इट इज क्लियर। अब जर्नल में हम कौन सी टर्म्स को यूज करते हैं, विच आर द टर्म्स विच आर यूज्ड इन द जर्नल। जर्नल में किस तरह की टर्म्स यूज होती हैं। सबसे पहली टर्म है इट इज द बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री, इसको प्राइमरी एंट्री भी बोला जाता है। व्हाई जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ द प्राइमरी एंट्री। ये देखो, व्हाई जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। Because the transaction is first recorded or written in this book। और इसके बाद में यहां से आगे क्या बनता है, क्लासिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें रहता है लेजर बनाना। थर्ड जो तुम्हारा स्टेप है ना रिकॉर्डिंग प्रोसेस का, फिर अकाउंटिंग प्रोसेस का, रिकॉर्डिंग के बाद रहेगा क्लासिफिकेशन। तो जर्नल जो रिकॉर्डिंग में बुक बनाई जाती है उसी की हेल्प से क्लासिफिकेशन की जाती है, यानी लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, तो हम कहते हैं एंट्री डालो, दैट इज जर्नल एंट्री। एंट्री रिकॉर्डेड इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। प्लस अब ये जो हम एंट्री रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर कर रहे हैं ना, ये जो प्रोसेस है ना, व्हाट इज इट, इट इज जर्नलाइजिंग। सो द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। क्लियर। नाउ अब हम लोग जर्नल बनाते ही क्यों हैं, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, क्या फंक्शंस है इसके। एक फंक्शन तो ये है कि किस ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, हमें उसके बारे में डिटेल में पता लग जाता है, क्योंकि हमें कई ट्रांजैक्शंस के बारे में जानना होता है कि वो ऑन द 10th ऑफ फरवरी हुई थी, 11th ऑफ फरवरी हुई थी, ऑन द 10th ऑफ अगस्त हुई है, 13th अगस्त को हुई है, 12th अगस्त को हुई है, कब हुई है। सो डे टू डे बेसिस पे जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस का हमें एक ऑर्डर पता लग जाता है, that is chronological order, date wise या in the order of happening। जिस तरह से ट्रांजेक्शन इनकर हो रही है उसी तरह से उसको रिकॉर्ड किया जाए। एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना। देखो हमें ये पता लग जाता है कि व्हाट आर द नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व, कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, 2 3 4 5 वो क्या है। ठीक है, एंड नेम ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व, मतलब कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, और नेचर मतलब वो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, लॉस है, या कैपिटल अकाउंट है। किस तरह का अकाउंट है हमें वो पता लग जाता है, जिसको आप ट्रेडिशनल में कहते हो, क्या ये पर्सनल अकाउंट है, क्या ये रियल अकाउंट है, क्या ये नॉमिनल अकाउंट है, किस तरह का अकाउंट इन्वॉल्व है, क्या उस अकाउंट का नाम है। ठीक है ना, और डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि वो चीज आई है या वो चीज गई है, मतलब इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो हमें ये पूरा एनालिसिस जो है वो पता लग जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं कैश सेल्स, तो हम लोग एंट्री डालते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उस समय ये पता लग जाता है पैसा आया क्योंकि सेल हुई है, तो हमारी इनकम इंक्रीज हुई है, तो ये सब हमें जर्नल से पता लग जाता है। एंट्रीज आर एनालाइज्ड हियर। प्लस
अगर जर्नल नहीं बनेगा तो लेजर में ट्रांजैक्शंस कैसे पोस्ट होंगी? तो इट इज अ बेसिस फॉर पोस्टिंग इन द लेजर आल्सो। जर्नल से लेजर अकाउंट बनाना आसान होता है। अब हमने जर्नल करने के बाद जब लेजर करना है ना, तो फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह से ट्रांजैक्शंस पोस्ट करनी आसान हो जाती है। नेक्स्ट वी आर हैविंग व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द जर्नल। जर्नल के क्या फीचर्स हैं? पहली बात, डे टू डे बेसिस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। सेकेंड फीचर, इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। थर्ड फीचर, ये दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, मतलब इट सेटिस्फाइज डबल एंट्री क्राइटेरिया, यानी फॉर एवरी डेबिट देयर इज ऑलवेज अ क्रेडिट। हर डेबिट के लिए कोई ना कोई क्रेडिट होता ही होता है। तो दोनों ट्रांजैक्शंस को, दोनों एस्पेक्ट्स को ये रिकॉर्ड करता है। जर्नल एंट्री के बाद एक नरेशन भी दिया जाता है, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्री। जैसे बीइंग कैश सेल्स मेड, तो पता लग जाता है सेल की गई है, कैश बेसिस पे की गई है। तो जर्नल जो रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से सारी डिटेल्स ट्रांजैक्शंस की पता लग जाती है एक ही एंट्री। सो जर्नलाइजिंग उसकी प्रोसेस है रिकॉर्डिंग की एंट्री की। एंट्री को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहा जाता है। अब हम करते हैं कि हमें इसके क्या फायदे मिलते हैं अगर हम जर्नल बनाते हैं। तो एक तो हमें डेटा डेट वाइज मिलता है, दूसरा गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, ये क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो किया जाता है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे ना, तो उसमें जो डेबिट की है ना अमाउंट्स, वो क्रेडिट अमाउंट्स के बराबर होते हैं। तो गलतियों के चांसेस, मतलब एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर डेबिट क्रेडिट के बराबर ना आए तो हमें पता लग जाता हमने कहीं पे गलती की है, राइट? तो लेजर बनाने से पहले जब हम जर्नल बनाते हैं तो एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। ट्रांजैक्शन की एक्सप्लेनेशन हमें मिल जाती है। लेजर बनाने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, प्लस इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरर्स। अगर ट्रायल बैलेंस मैच ना करे, अब देखो हम पहले जर्नल बनाते हैं, देन लेजर या सब जर्नल्स बनाते हैं, बाद में हम फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। मतलब ये चेक करने के लिए कि क्या हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ठीक बने हैं या नहीं बने हैं। और अगर इनकेस ट्रायल बैलेंस मैच ना करे तो हम जर्नल से एरर्स को जल्दी लोकेट कर पाते हैं। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, कुछ तो इसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो सबसे पहले जब हमने ये पढ़ा कि स्मॉल बिजनेस हाउसेस में ट्रांजैक्शंस कम होती हैं तो हम जर्नल बना लेते हैं, लार्ज बिग बिजनेस हाउसेस में ट्रांजैक्शंस ज्यादा होती हैं तो हम लोग जर्नल की जगह सब जर्नल ऑप्ट कर लेते हैं। तो पहली लिमिटेशन तो हमारे पास ये आ गई कि अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है तो रिकॉर्डिंग फिजिबल नहीं है, मींस इट इज नॉट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली इट इज वेरी हार्ड कि हम हर ट्रांजैक्शन को एक ही दिन में रिकॉर्ड कर पाए जब ट्रांजैक्शंस जो है वो बहुत ही ज्यादा हैं। तो एक जर्नल बनाना मुश्किल हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, जर्नल में जो जो ट्रांजैक्शन होगी वैसे वैसे रिकॉर्ड होगी। तो अगर आपको ये कहा जाए ना कि कैश का कितना बैलेंस बचा है, परचेजेस का कितना बैलेंस बचा है, रमेश की तरफ से हमें कितने पैसे आने बाकी हैं, या सुरेश को हमने कितने पैसे अभी देने हैं, हमारी तरफ कितना ऑब्लिगेशन बाकी है, ये मैंने डेटर और क्रेडिटर टर्म का नाम लिया, तो वो चीज बैलेंसिंग हमें यहाँ से पता नहीं लगती। ये इसलिए नहीं पता लगती क्योंकि ट्रांजेक्शन जो है वो इन द ऑर्डर ऑफ हैपनिंग रिकॉर्ड हुई होती है। इस तरह से तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई होती कि कैश की ट्रांजेक्शन एक पेज पे, परचेज की ट्रांजेक्शन एक पेज पे। इट इज नॉट लाइक दैट। तो हमारे पास ग्रुपिज्म तो होता ही है। हम तो पूरे, मतलब सपोज करो आज 30 पेजेस पे एंट्रीज आएंगे तो हम 30 पेजेस पहले चेक करेंगे कि हर एक कैश एंट्री कौन कौन सी है, फिर उसको अलग से लिखेंगे, फिर उसका बैलेंस निकालेंगे कि कितना कैश आया कितना कैश गया। तो वो चीज हमें जर्नल से पता ही नहीं लगती, तभी तो हम लोग लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। तो ये भी एक तरह की लिमिटेशन है कि हमारे पास बैलेंसेस रिवील नहीं होते। प्लस इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर, मतलब इट कैन नॉट रिप्लेस लेजर। कर ही नहीं सकता ये लेजर को रिप्लेस ना, क्योंकि लेजर में पोजीशन ये है, अकाउंट बनेगा। मैंने पिछले लेक्चर में अकाउंट बनाना सिखाया है, वहां पे एक अकाउंट बनेगा, अकाउंट में पता लग जाएगा इस पर्सन का अकाउंट है। एग्जाम्पल किसी एक्सपेंस का अकाउंट है, मतलब स्टेशनरी का अकाउंट है, तो हमें पता लग जाएगा हमने कितना पैसा स्टेशनरी पे खर्च किया है, कितनी स्टेशनरी वापस की है, राइट? वो एक ही अकाउंट से पता लगेगा। जर्नल से वो कभी भी नहीं पता लगेगा, वो देखना पड़ेगा, एक एक एंट्री को पढ़ना पड़ेगा। तो ये लेजर को रिप्लेस नहीं कर सकता। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब होता है जिसको एक ही जगह पे दूसरे को हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट अवेलेबल विद द टी,
मेरे पास चाय की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैं कहती हूँ चलो कॉफी पी लेते हैं, तो कॉफी, चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी हो गया ना। इसी तरह से लेजर का सब्स्टिट्यूट कभी भी जर्नल नहीं बन पाता, क्योंकि लेजर के पर्पसेस जर्नल सर्व ही नहीं कर पाता। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। Now what is the format of the journal? Yes, this is very very important. See, have a look. यहाँ पे आपको डेट पोस्ट करनी है। हाउ? दिस इज द ईयर, पहले ईयर लिखना है, देन राइट डाउन द मंथ एंड देन राइट डाउन द डेट, व्हाटएवर द डेट। ठीक है, पर्टिकुलर्स में आप लोगों को दिस वन इज द डेट, पर्टिकुलर्स में डिटेल्स आती है ट्रांजेक्शन्स की। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो इज द रेफरेंस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन लेजर। ठीक है, लेजर बुक में जब आप ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे तो किस पेज नंबर पे करोगे, वो पेज नंबर हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना। आई एम रिपीटिंग, लेजर बुक जब आप बनाओगे तो वहां पे आप ये एंट्री किस पेज नंबर पे रिकॉर्ड कर रहे हो, वो पेज नंबर इधर आ जाएगा। दैट इज लेजर फोलियो। डेबिट अमाउंट, अकाउंट टू बी क्रेडिट डेबिटेड, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है ना वो डेबिट अमाउंट में आ जाना। जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट अमाउंट में आ जाओ। ठीक है, नाउ अब पर्टिकुलर्स में देखो, यहां पे नेम ऑफ द अकाउंट आएगा जो कि डेबिट किया जाएगा, इस तरह से रिकॉर्ड डेबिट। यहां पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के थोड़ा आगे से शुरू करना है, टू, यहां पे वो अकाउंट जो क्रेडिट होगा, नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ये चीज। बाकी यहाँ डेबिट अमाउंट, यहाँ क्रेडिट अमाउंट। अब यहाँ पे बीइंग से नरेशन शुरू होगा, दैट इज नॉन एज नरेशन, दिस इज नॉन एज नरेशन। यहाँ पे ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल आएगी कि क्या किया। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस एज कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। बीइंग कैश सेल्स मेड या बीइंग सेल्स मेड टू रमेश, या बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम दिस फर्नीचर हाउस, तो वो सारी ट्रांजेक्शन जो है वो कहाँ पे आएंगी, मतलब उसका डिटेल यहाँ पे लिखा जाए। I hope it is clear to you. ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ध्यान से जरा, दीज आर द ट्रांजेक्शंस। अब मैं ये बताऊंगी कि किस किस सिनेरियो में किस किस तरह की जर्नल एंट्री पोस्ट की जाती है, क्या एंट्री रहती है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इन कैश, अगर कैपिटल कैश में आई है तो हमारा एक अकाउंट इन्वॉल्व है कैश, दूसरा अकाउंट हमारा इन्वॉल्व है कैपिटल। कैश अकाउंट हमारा एसेट अकाउंट होता है तो कैश भी इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल हमारी कैपिटल होती है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ, एसेट लायबिलिटी, सॉरी एसेट एंड एक्सपेंस, ये दो, इन दोनों के रूल्स ये हैं, जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, जब भी डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल याद ही कर लो, जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, जब भी डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो ऐसे सिनेरियो में जब कैपिटल कैश में आए तो एंट्री आती है डेबिट, क्या हो रहा है, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और हम लोग नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय चेक। तो इसमें हमारे पास एक तो रहेगा बैंक अकाउंट, चेक मींस बैंक अकाउंट, और दूसरा रहेगा हमारे पास कैपिटल। तो बैंक अकाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है दैट इज एन एसेट, डेबिट होगा। कैपिटल कैपिटल ही रहती है, वो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। तो यहां पे हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर आप ये नोट कर लो ना तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। बीइंग
capital introduced by check. नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, कैश को बैंक में जमा करवा दिया। तो एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और एक बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, दोनों ही एसेट है। कैश को बैंक में जमा कराया तो मेरे पास कैश तो कम हो गया, पर मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, ठीक है ना। तो कैश कम हुआ तो क्रेडिट हो जाएगा, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो नरेशन क्या जाएगा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब कैश निकलवाया है तो फिर हमारे पास कैश और बैंक ही इन्वॉल्व है, बट यहाँ पे दोनों हमारे लिए एसेट है। बैंक अकाउंट हमारा कम हो रहा है क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, हमने निकलवा लिया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो इंक्रीज हो गया तो वो डेबिट हो जाएगा। तो हियर एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। So this is being cash withdrawn from bank. ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग गुड्स परचेज फॉर कैश। अब देखो, जब गुड्स वो होती हैं जो हमने रीसेल पर्पसेस के लिए खरीदी होती हैं, गुड्स उस चीज को बोला जाता है कि आगे सेल करने के लिए आप जो सामान खरीद रहे हो, दैट इज नॉन एज गुड्स। उसको बोलते हैं हम लोग परचेजेस, दैट इज नॉन एज परचेजेस। और दूसरा हमारे लिए इन्वॉल्व है कैश, कैश इज एसेट अगेन। अब तो आपको पक्का ही याद हो गया होगा कि कैश एसेट होता है, परचेजेस हमारे पास एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो डेबिट, एसेट अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट। तो वी आर हैविंग द एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। नरेशन बनाना आसान होता है, देखो जो डिस्क्रिप्शन हो ना वही यूज कर लेते हैं हम। नेक्स्ट वी आर हैविंग द एंट्रीज गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट चेक। तो एक तो परचेजेस इन्वॉल्व है, दूसरा चेक से परचेज किए तो बैंक इन्वॉल्व। तो पेमेंट बैंक से हुई तो बैंक अकाउंट डिक्लाइन हो गया। परचेजेस अगेंस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस अगेन इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो यहां पे एंट्री आ जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय चेक। ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग गुड्स परचेज्ड इन कैश फ्रॉम रमेश। गुड्स रमेश से खरीदी है पर कैश पे खरीदी है। अगर कैश पे खरीदी है तो फिर कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और परचेजेस अकाउंट ही इन्वॉल्व है, ठीक है। चाहे पर्सन का नाम हो बट अगर कैश लिखा हो तो फिर हमारे पास कैश और परचेजेस ही इन्वॉल्व हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो being goods purchased in cash from Ramesh. Next we are having goods purchased from Ramesh. ये ध्यान से देखो, when only the name is given, सिर्फ और सिर्फ नाम given है, तो इसका मतलब ये एंट्री क्रेडिट पे है। This is on credit, यानी उधार पे है। तो यहाँ में हमारे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, एक परचेजेस और दूसरा रमेश, ठीक है। परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ डेबिट। रमेश को अब हमने पेमेंट करनी है क्योंकि हमने उससे सामान खरीद के लेके आए उधार पे, वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट हो जाती है। तो हियर वी आर हैविंग परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। नरेशन वही रहेगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमेश, ठीक है। देन गुड्स रिटर्न्ड टू रमेश। अब जो सामान खरीदा
वो वापस कर दिया। देखो परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। किसको किया? रमेश को। रमेश तो हमारे लिए लायबिलिटी था, अब हमने उसको उतने पैसे वापिस ही नहीं करने। मतलब अगर हमने उतना सपोज आपने 4,000 का सामान खरीदा, 3,000 का सामान वापस कर दिया, तो हमने 3,000 रुपया उसको देना थोड़ी है। तो 3,000 से हमारी लायबिलिटी कम हो गई, तो दैट विल बी डेबिटेड। रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। Narration will be being goods returned to Ramesh. Then goods sold for cash. एक चीज रहती है कैश इन्वॉल्व रहता है, और एक इन्वॉल्व रहता है सेल्स। कैश तो एसेट है, इंक्रीज होगा, डेबिट होगा। सेल्स इज आवर इनकम, इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अब ये देखो, ये बड़ी आसान सी बात है कि परचेज एक्सपेंस होता है, डेबिट होता है, सेल इनकम होती है, क्रेडिट होती है। ये याद ही कर लो, परचेज एक्सपेंस होता है, डेबिट होता है, सेल इनकम होती है, क्रेडिट होती है। नेक्स्ट वी आर हैविंग जर्नल एंट्री सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक। चेक के अगेंस्ट बेची है, मतलब हमने सामान बेचा, पेमेंट हमें बैंक के थ्रू आई है। चेक यानी बैंक, तो बैंक इन्वॉल्व है और सेल्स इन्वॉल्व है। बैंक इंक्रीज होगा तो डेबिट, सेल्स इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। ऐसा क्यों? क्योंकि सेल्स इनकम है और बैंक हमारा एसेट है। तो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू विक्रम अगेंस्ट कैश, देन इट इज अगेंस्ट कैश। चाहे नाम गिवन है बट कैश, तो यहां में हमारे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, कैश और सेल्स। तो कैश इंक्रीज डेबिट, सेल्स इंक्रीज क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू विक्रम, विक्रम को गुड्स बेची हैं। See, this is on credit. When the name is given, then the transaction is on credit. तो हमारे पास विक्रम आ जाएगा और सेल्स आ जाएंगे। अभी ये मैं समझाती हूँ कैसे। देखो, अगर हमने उधार पे सामान बेचा तो उस पर्सन ने हमें पेमेंट करनी है, तो वो हमारा डेटर है। डेटर जिसने पैसे देने होते हैं, डेटर होता है एसेट। एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट हो गया। बाकी सेल्स है, सेल्स इनकम है, इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो। ठीक है ना। विक्रम रिटर्न गुड्स, अब सेल क्रेडिट टू सेल रिटर्न डेबिट। अब अगर गुड्स हमारे पास वापस आ गई है तो वो दैट इज सेल्स रिटर्न। बेटा इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। और अब विक्रम ने हमारे को पैसे कम देने हैं क्योंकि आधा सामान उसने वापस कर दिया, तो हमारा डेटर कम हो गया, यानी एसेट कम हो गया। एसेट कम हो गया तो क्रेडिट। तो एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू विक्रम। ठीक है। नेक्स्ट इज पेड सैलरीज इन कैश। सैलरीज इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट, और कैश हमारा एसेट है, हमारे को पे करना पड़ जाएगा तो डिक्लाइन हो जाएगा, इट विल बी क्रेडिटेड। एंट्री विल बी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग सैलरीज पेड। दैट्स इट। समझ आ रही है ना आपको। नेक्स्ट इज पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इन कैश। अगेन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इज आवर एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारा डेबिट है, कैश हमारा एसेट है। नेक्स्ट इज विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ करवाना, यानी कि ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग मींस डिक्लाइन इन कैपिटल, और डिक्लाइन इन कैपिटल तो होता ही डेबिट है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रैवलिंग बिल पेड इन कैश। ट्रैवलिंग बिल हम लोग पे कर रहे हैं किसमें? कैश में। ट्रैवलिंग बिल अगेन हमारा एक्सपेंस हो गया। ट्रैवलिंग बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो क्लियर है ना। एक्सपेंसेस सारे डेबिट हो जाते हैं, कैश हमारा एसेट डिक्लाइन होगा तो क्रेडिट हो जाएगा।
विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। नाउ हैव अ लुक, दीज आर द गुड्स। गुड्स यानी हम लोगों ने जो परचेज किया हुआ है, विच वी हैव परचेज्ड। तो यहां में हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व है परचेजेस और ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को हमें भी पता लग गया, डिक्लाइन इन कैपिटल होता है, डेबिट होता है। परचेजेस हमारी डिक्लाइन हो रही है, परचेजेस हमारी अगर डिक्लाइन हो रही है तो इट विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि जब वो इंक्रीज होती थी तो डेबिट होती थी, एज एन एक्सपेंस है, बट अब हमारा वो सामान जा रहा है तो फिर हमारा वो क्रेडिट हो जाएगा। दैट इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो ये ध्यान से देखो, कैश में अगर ड्राइंग्स होंगी तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर गुड्स विड्रॉ की जाएंगी तो फिर परचेजेस आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट, एडवांस फॉर ट्रैवलिंग गिवन टू राजीव। राजीव को हमने 5,000 रुपया दिया ट्रैवलिंग के लिए एडवांस। ठीक है, एक तो हमारा कैश इन्वॉल्व है क्योंकि हमने 5,000 दे दिया, तो ये तो क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा, हमने जो एडवांस में पेमेंट की है वो हमारा एसेट होता है, दैट इज नॉन एज एसेट, क्योंकि हमें पता है हमारे को उसके लिए सर्विसेज मिलेंगी। अगर मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया, अब मैं उतनी चीजें, उतनी सर्विसेज यूज कर सकती हूँ ना। जैसे आप रिचार्ज एडवांस में करवाते हो तो आप उतने महीने के लिए रिचार्ज यूज भी करते हो, तो आपने एडवांस में अगर अजीब को पैसे दिए हैं तो वो आपके लिए एसेट बन गया, क्योंकि अब आपको उतने ही सर्विसेज मिलेंगी। तो हैव अ लुक, entry will be advance to Rajiv account debit to cash being advance given to Rajiv. Rajiv submitted traveling bill of 4750। मैंने तो 5,000 रुपए दिए, उसने मुझे 4,750 रुपीज का बिल दे दिया, तो 250 रुपीज बच गए। 250 रुपए फिर हमें वापस मिल जाता है ना, जैसे हमें कहते हैं कि ये लो 100 रुपीज लेके जाओ, खरीद लाओ कुछ भी, तो अगर हमारे 20 रुपए वापस बच जाते तो हम वापस कर देते हैं। यहाँ पे भी सिनेरियो सेम होगा। अब ध्यान से देखना, एक तो एडवांस टू राजीव इंक्लूडेड है क्योंकि जो हमने एडवांस उसको दिया था उसके अगेंस्ट उसने हमें बिल जमा करा दिया। अगर अब वो खर्चा हो गया तो वो एक्सपेंस बन जाना, वो क्या बन जाना, एक्सपेंस। अब हमने राजीव को जो एडवांस में पेमेंट की थी वो उसका खर्चा कर आया है, तो हमारा एक्सपेंस हो गया। अब वो एडवांस यूटिलाइज हो गया तो वो अकाउंट तो कम हो गया। देन 250 रुपए हमारे पास वापस आ जाना है, दैट इज कैश अकाउंट। ठीक है ना, वो पैसा हमारे पास वापस आ गया। अब ये ध्यान से देखना कि हमारे को ट्रैवलिंग बिल मिला 4750 का, ये तो हो गया हमारा एक्सपेंस। हमने राजीव को एडवांस दिया हुआ था कितने रुपए, 5,000। 5,000 में से 4750 का हमारे पास बिल आ गया, बचे 250, तो 250 हमारे पास कैश वापस रिटर्न। ठीक है ना, हमारा कैश वापस आ गया, तो ये भी 5,000 बन गया, ये भी 5,000 बन गया। ये अकाउंट जो हमने यहाँ पे डेबिट किया था एसेट, वो एसेट अब कम हो गया क्योंकि वो यूज हो गया, और बाकी वापस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इन केस राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल ऑफ 5,500 एंड बैलेंस पेड इन कैश। अब मैंने तो 5,000 पे किया हुआ था, एडवांस दिया हुआ था, खर्चा हो गया 5,500, तो फिर मैं 500 रुपया अगेन दोबारा पे करूंगी, अगेन आई विल पे। तो हम लोगों का खर्चा कितना हुआ, दैट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, दैट इज 5,500। हमने एडवांस कितना दिया था, टू एडवांस टू राजीव 5,000। अब हमें 500 रुपए का फर्क पड़ रहा है, 500 और देना पड़ रहा है, तो हम कैश में दे रहे हैं तो कैश हमारा डिक्लाइन हो रहा है, तो इट विल बी क्रेडिटेड। तो ये एंट्री पे बैलेंस होगी 5,500 एंड 5,500। इस तरह से ये दोनों एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है ना, अगर पैसा बचता तो वापस ले लो, अगर बढ़ता तो और पे। नेक्स्ट, एडवांस फॉर मशीनरी पेड बाय चेक टू किरण मशीनरीज। एडवांस मशीनरी के लिए एडवांस पे किया, हमारे लिए एसेट वाली बात है। चेक के थ्रू पे किया किरण मशीन्स को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एडवांस टू किरण मशीन्स।
क्योंकि ये हमारा एसेट है, मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी है कि आप मुझे मशीनरी की डिलीवरी कर देना, पर मेरा बैंक अकाउंट कम हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया क्योंकि मैंने एडवांस में पेमेंट किया। ठीक है, तो आई होप इट दिस एंट्री इज वेरी क्लियर टू यू। हमने मशीन खरीदनी है, हमने एडवांस में पेमेंट कर दी, हमारे लिए एसेट वाली बात है कि हमने एडवांस पे किया हुआ है, एसेट विल बी डेबिटेड, तो एडवांस टू किरण मशीन डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट डिक्लाइन हो गया, हमने पेमेंट की है वाया चेक। पेड टू क्रेडिटर ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब ये है बैंक की इन्वॉल्वमेंट है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है। अगर आप क्रेडिटर लायबिलिटी को पे करोगे तो वो डिक्लाइन हो जाएगा, डेबिट, उतनी लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। बैंक हमारा एसेट है, वो डिक्लाइन होगा तो क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या होगी, जब भी हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट इज इशूड चेक टू of 3900 to creditor in settlement of 4000। सपोज कर लो आप मेरे क्रेडिटर हो, मतलब मैंने आपको पेमेंट करनी है। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जिसको हमने पेमेंट करनी होती है, वो पार्टी जिससे हमने उधार पे सामान खरीदा होता है। अब 4000 रुपए देने हैं मैंने आपके, इन सेटलमेंट ऑफ 4000 4000 रुपए देने हैं, पर मैंने 3900 रुपीज दिए, तो मुझे 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया आपकी तरफ से। मतलब 4000 की जगह जैसे हम कहते हैं ना 2560 रुपीज बिल बना, तो हमने कहा नहीं नहीं हमने पूरा पूरा 2500 ही देना, तो वो 60 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। यहाँ पे भी यही है, क्रेडिटर आपका 4000 का था, आपने 3900 उसको फुल फ्लेज पे कर दिया, उसको बोलते हैं इन द फुल सेटलमेंट, तो 100 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल गया। अब ये ध्यान से देखना, एक तो हमारा क्रेडिटर इन्वॉल्व है, एक हमने उसको पेमेंट की तो बैंक इन्वॉल्व है, एक हमें डिस्काउंट मिल गया, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। क्रेडिटर तो लायबिलिटी होती है, कम हो जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी सॉरी। बैंक अकाउंट हमारा एसेट है, कम हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम, तो ये हमारे लिए फायदा है ना, काइंड ऑफ, मतलब इनकम भी नहीं कह सकते, काइंड ऑफ प्रॉफिट टाइप चीज है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर, इट इज अ काइंड ऑफ गेन। तो ये ध्यान से देखना, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, अमाउंट भी समझाती हूँ। क्रेडिटर हमारा 4000 का था, ये पढ़ना आपने, क्रेडिटर हमारा 4000 का था, हमने उसको बैंक अकाउंट से पेमेंट की 3900, क्योंकि हमारे को 100 रुपीज का मिल गया डिस्काउंट, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये भी 4000 बन गया, ये भी 4000 बन गया। क्लियर, नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक ऑफ 2950 फ्रॉम अ डेटर। डेटर से तो हमने पैसा लेना होता है, डेटर हमारा एसेट होता है, एसेट अगर डिक्लाइन हो तो क्रेडिट होता है, तो हम लोगों के पास पैसा आएगा, यानी बैंक अकाउंट हमारे पास आया, इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो जाएगा। बट कम आया ना, 3000 की जगह 2950 रुपए आए, 50 रुपीज का हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, दैट इज डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट होता है। तो अब ये ध्यान से देखना कि हमारे पास पेमेंट आ रही है बैंक अकाउंट डेबिट 2950, ठीक है, पर हमारा जो डेटर है वो है हमारा 3000 का, तो इसका मतलब 50 रुपीज हमारे पास कम आए, तो वो हमने किया है डिस्काउंट अलाउड, दैट विल बी डेबिटेड। डिस्काउंट रिसीव जब क्या होता है क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है डेबिट। प्लीज मार्क, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। Paid telephone bill in cash, again very easy entry, telephone bill is our expense, so telephone bill account debit to cash, क्योंकि हमारा एसेट अकाउंट कम हो गया। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट तरह की एंट्रीज है, अगर आप अपनी गुड्स को दो एज अ डोनेशन, तो क्या सिनेरियो है। सैंपल हम लोग देते हैं ना, एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो इसके लिए आप लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, गुड्स गिवन एज सैंपल की जगह आएगा गुड्स एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, या गुड्स गिवन एज सैंपल भी आ सकता है, बट बेस्ट जो है ना वो रहता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिखना, दिस वन इज द बेस्ट। जब सैंपल की जगह गुड्स दी जाए ना तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिखना चाहिए। अब गुड्स कम हो जाती हैं तो हमारी परचेजेस डिक्लाइन होंगी, तो परचेजेस विल बी क्रेडिटेड।
आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि मैंने पहले भी बताया परचेज जब डिक्लाइन होता तो क्रेडिट होता। नेक्स्ट इज गुड्स गिवन एज डोनेशन, डोनेशन यानी चैरिटी, तो वो हमारे डोनेशन एक्सपेंसेस हैं, वो हमारे चैरिटी एक्सपेंसेस हैं, तो दैट विल बी डेबिटेड, दैट विल बी डेबिटेड टू परचेजेस। ठीक है, रिबेट अलाउड टू रमन ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या रिबेट रिसीव करना ऑन द गुड्स परचेज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, डिस्काउंट तो ये होता है कि आपने सामान ज्यादा खरीदा तो चलो आपको डिस्काउंट मिलेगा। रिबेट का जो सिनेरियो रहता है ना, रिबेट होती है या तो आपको उसने डिलीवरी लेट की तो फिर उसने आपको और ज्यादा डिडक्शन कर दी अमाउंट, या आपने उसने आपको जो गुड्स डिलीवर की हैं वो थोड़ी सी डिफेक्टिव पीस है, उसकी वजह से उसने आपको प्राइस कम कर दिया। ठीक है, तो वो होती है रिबेट। डिस्काउंट जिस रीजन की वजह से मिलता है, मतलब क्वांटिटी बल्क में खरीदी उसकी वजह से मिलता है, टाइम पे पेमेंट की उसकी वजह से मिलता है। इन दोनों रीजंस को छोड़ के अगर किसी और वजह से आपको प्राइस में डिडक्शन मिले या आप प्राइस में डिडक्शन दो, उसको रिबेट बोलता है, दैट इज नॉन एज रिबेट। जब हम रिबेट अलाउ करते हैं ना तो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, दैट इज एक्सपेंस फॉर अस। रिबेट अलाउड डेबिट हो जाता है क्योंकि हमारे लिए रिबेट अलाउड एक्सपेंस है, लॉस टू सेल्स, सेल्स पे रिबेट। ठीक है, रिबेट रिसीव करेंगे ना तो गेन है, तो वो हम परचेज पे करेंगे। हमने जितने का सामान खरीदा होगा नाम लिखते हैं पर्सन का, रिबेट अलाउड टू रमन और कपिल अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि जब हम लोग रिबेट अलाउ करेंगे, जिस पार्टी को हम अलाउ कर रहे हैं उस पार्टी का नाम आएगा कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब अगली एंट्री देखना, एक कंसेप्ट मैंने आपको और समझाना है, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। एक हमारे पास होता है ट्रेड डिस्काउंट जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बल्क में क्वांटिटी परचेज करो ना तो हम लोगों को ये दिया जाता है एंड बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मतलब अगर मैं ये कहूं कि परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो मैं इसके ऊपर पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाऊंगी, 10,000 में से ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूंगी, बचा 9,000, 9,000 से एंट्री पोस्ट करूंगी। मतलब मैं लिखूंगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जिस भी बंदे से परचेज किया या टू कैश, कैश पे परचेज किया, 9,000 का अमाउंट लिखूंगी, 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट शो ही नहीं करूंगी। ये नहीं लिखना डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, नो, कैश डिस्काउंट में लिखा जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड या कैश डिस्काउंट अलाउड। आज हमने इस लेक्चर में एंट्रीज करनी है, कल हम लोगों ने इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट इररिकवरेबल होता है, जो डेटर हमें पेमेंट नहीं कर पाते वो होते हैं बैड डेट्स। जो डेटर हमें पेमेंट नहीं कर पाते वो कौन होते हैं, बैड डेट्स। हमारे लिए लॉस है, बैड डेट इज द लॉस। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर का नाम। ठीक है, क्योंकि डेटर हमारा एसेट है, एसेट डिक्लाइन हुआ तो क्रेडिट होगा। अगर कुछ पैसा आ जाए और कुछ पैसा ना आए, ठीक है ना, तो बैड डेट्स तो हुए ही हुए, पर जो पैसा आ गया वो कैश अकाउंट, जो पैसा नहीं आया वो डेटर। सॉरी, ये एंट्री नहीं रहेगी, एंट्री विल बी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट जितना पैसा नहीं आया, कैश अकाउंट जितना पैसा आ गया, और टू डेटर जितने का अकाउंट था। फॉर एग्जाम्पल 4,000 में से 2,000 रुपये आ गए, 50 पैसे आ गए और 2,000 रुपये नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट इज बैड डेट्स रिकवर्ड। अगर बाई चांस रिकवरी हो जाए बैड डेट्स की,
पैसे आ जाए, हमने लिखा बैड डेट्स कभी भी नहीं आना, मतलब ये पैसा चला गया, इस डेटर ने, इस बंदे ने जिसने मेरे पैसे वापस करने तो उसने पैसे ही नहीं वापस करने, दैट इज बैड डेट्स। पर अब वो रिकवर हो गए, रिकवर हो गए तो या तो कैश में आते हैं या बैंक अकाउंट से आते हैं। एंड टू बैड डेट्स रिकवर्ड, इनकम, फायदा, सॉरी इनकम नहीं, गेन, दैट इज नॉन एज गेन। तो गेन अगर इंक्रीज हो जाए ना तो क्रेडिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। आई होप आपको एंट्रीज क्लियर हो रही है। नाउ कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, अकाउंट ओपन करने के लिए आपने कैश जमा करवा दिया, ये तो अगेन वही आ गया ना, मेरा कैश कम हो गया पर बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया, बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया, कैश डिक्लाइन हो गया, कैश ऐसे चाहे डिक्लाइन हो तो क्रेडिट हो जाता। कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉ किया तो मेरे पास कैश तो आ जाएगा, पर विड्रॉ किया, बैंक में से विड्रॉ किया होता वो चला जाएगा, तो बैंक अकाउंट मेरा डिक्लाइन हो गया क्रेडिट, कैश मेरा इंक्रीज हो गया डेबिट। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, दैट इज ड्राइंग, ये एंट्री हमने ऑलरेडी की है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स हमारा होता है डिक्लाइनिंग कैपिटल, दैट विल बी डेबिटेड, बैंक में से निकलवाया तो बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। पेमेंट बाय चेक टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को अगर आप पे कर रहे हो चेक से तो हमारा एक तो क्रेडिटर डिक्लाइन हो रहा है, क्रेडिटर लायबिलिटी है डिक्लाइन होगी तो डेबिट, एक हमारा बैंक अकाउंट डिक्लाइन हो रहा है, बैंक एसेट डिक्लाइन होगा तो क्रेडिट, तो एंट्री विल बी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू क्रेडिटर, अब देखिए ना ड्राफ्ट के ना एक्सपेंसेस भी होते हैं, ड्राफ्ट के चार्जेस भी होते हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, जितनी पेमेंट क्रेडिटर को करनी है, बैंक के जितने खर्चे लगने हैं वो भी आएंगे, और टू बैंक फिर उतनी पेमेंट जाएगी। एग्जाम्पल मैंने 4000 का ड्राफ्ट पे करना है तो 4000 रुपया क्रेडिटर में आ जाएगा, उससे 100 रुपया बैंक की फीस है, तो 100 रुपीज बैंक के चार्जेस, तो मुझे तो टोटल 4100 की पेमेंट करनी पड़ेगी ना, ठीक है। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय चेक, अगर आप एक्सपेंसेस को चेक से पे करो ना तो एक्सपेंसेस को आप डेबिट करोगे, और चेक से पे किया तो बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, ठीक है। चार्जेस पेड और चार्ज्ड बाय द बैंक, बैंक के द्वारा अगर आपके चार्जेस पे किए जाए, बैंक के चार्जेस, तो बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है वो हो जाएंगे डेबिट, ध्यान से नोट कीजिए, बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है वो हो जाएंगे डेबिट, और बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट इज चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, अब हमारे पास पैसा आया और सेम डे बैंक में जमा करवा दिया तो फिर हमारा बैंक अकाउंट ही डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर का नाम, जिससे भी पैसा आया है, जिससे भी चेक रिसीव हुआ है, जिससे भी ड्राफ्ट रिसीव हुआ है। पर अगर आपने चेक या ड्राफ्ट रिसीव किया आज के दिन, जमा करवाया आज के दिन, नहीं जमा करवाया अगले दिन जमा कराया या कुछ दिनों के बाद, तो ध्यान से नोट करो, इसको हम लोग लिखते हैं चेक्स इन हैंड, इसको बैंक अकाउंट नहीं लिखते, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। पर अगर यही वाला चेक किसी और दिन जाके जमा करवा दिया तो फिर हम लोगों ने लिखना है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। अब ये चेक्स इन हैंड वाला अकाउंट खत्म हो गया और वो पेमेंट जाके बैंक में जमा करवा दी। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर मैंने आज ही चेक रिसीव किया, आज ही बैंक में लगा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अगर मैंने आज चेक रिसीव किया, कल जमा करवाना मैंने, आज मैं लिखूंगी चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर, मतलब डेटर तो डिक्लाइन हो गया ना, वो तो ऐसे जमाना कम हो गया, क्रेडिट हो गया, चेक्स आ गए हमारे पास। अब कल मैंने जब जाके जमा करवाना तो फिर चेक्स इन हैंड क्रेडिट हो जाना, वो अकाउंट खत्म हो जाना, बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाना। नाउ डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड मतलब बाउंस हो जाना, चेक बाउंस हो जाना, पेमेंट ही ना आनी। मैंने बैंक में चेक लगाया, आपने मुझे पेमेंट की थी, मैंने बैंक में चेक लगाया, चेक बाउंस हो गया, पेमेंट ही नहीं आई, तो पेमेंट नहीं आई तो मेरा बैंक अकाउंट डिक्लाइन हो गया, राइट। प्लस अब मैं क्या करूंगी, आपका अकाउंट इंक्रीज करूंगी, यू आर माई डेटर, डेटर का अकाउंट में इंक्रीज करूंगी कि अब आपने मेरे पैसे देने हैं, क्योंकि आपने जो पहले पेमेंट की वो पेमेंट मेरे पास आई ही नहीं है, आपकी तरफ से चेक बाउंस हो गया, मतलब आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं था।
तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगेन मैं यही कहूंगी कि आपके अभी मुझे पैसे देने वाले बाकी। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक अगर इंटरेस्ट चार्ज करे तो हमारे को एक्सपेंस पड़ता है, तो हमारा बैंक अकाउंट कम हो जाता है, तो हम लिखते हैं बैंक इंटरेस्ट। हियर बैंक इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, क्योंकि बैंक ने हमारे से इंटरेस्ट चार्ज किया, ये तब करता है जब हमने लोन लिया, तो हमारे बैंक अकाउंट से पेमेंट कट जाती है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अब हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो हमारे को ब्याज आता है ना, इंटरेस्ट मिलता है, वो हमारे लिए इनकम है। तो वो कहते हैं ना कि बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड विद रुपीज इतने, तो वो हमारा बैंक इंटरेस्ट इनकम है, वहां पे हम लोग बैंक इंटरेस्ट को क्रेडिट करते हैं। नाउ बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ, फर्म के बिहाफ पे, हमारे बिहाफ पे उन्होंने पेमेंट की है, तो जिस भी एक्सपेंस की पेमेंट की है, जो भी पेमेंट की है वो डेबिट हो जाएगा और हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जैसे पता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम लोगों ने क्या किया होता है, जैसे एग्जांपल जियो के रिचार्जेस है, ऑटो पे कर दिया हुआ है। ऑटो पे का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज हमने ऑटो पे कर दी हुई है कि जब भी ये सब्सक्रिप्शन खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, वो ऑटो पे होता है, वो थी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो बैंक को दी होती है। तो फर्म के भी आपने जो पेमेंट कर दी। नाउ ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स भी, अब बैंक क्या कर रहा है, हमारे भी आप पे पैसे कलेक्ट कर रहा है। जैसे कि हमने शेयर्स में पैसे लगाए हुए हैं, तो वो पैसा हमारे सीधे बैंक अकाउंट में पेमेंट आती है, तो बैंक अकाउंट में अगर सीधे पेमेंट आती है तो हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाता होगा। तो एसेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, यहाँ पे उसने उस इनकम सोर्स का नाम लिख देना कि कहां से पैसा आया। यूजुअली जब हम पेमेंट करते हैं तो किसी भी चीज की पेमेंट कर लेते हैं, एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन की कह लो या लोन की किस्त कह लो, पर अगर हम लोग ड्यूज कलेक्ट करते हैं तो डिविडेंड कलेक्ट करते हैं, डिविडेंड रिसीट जो शेयर्स पे इनकम आती है। अब लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है, लोन इज लाइबिलिटी फॉर अस, ठीक है। अगर हमने बैंक लोन रीपे किया कैश में, हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, तो वो डेबिट हो जाएगी, हमारा कैश अकाउंट पे डिक्लाइन हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमने चेक के थ्रू पे किया तो हमारा हो जाएगा बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, क्योंकि बैंक अकाउंट डिक्लाइन अब तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, एसेट जब डिक्लाइन होते हैं तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी जब डिक्लाइन होती है तो डेबिट होती है। अब ये भी एक है ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। सपोज करो पंजाब नेशनल बैंक से एसबीआई में जमा करवाया, पंजाब नेशनल बैंक हमारा कम हो जाएगा, हम करेंगे बैंक अकाउंट एसबीआई, एसबीआई का अकाउंट इंक्रीज हो गया और पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट डिक्रीज हो गया। करते हैं ना, एक बैंक अकाउंट से अपने ही दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, ये वो सिनेरियो। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ स्टॉक और थेफ्ट बाय द फायर, सॉरी लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर, चोरी से स्टॉक का लॉस होना या आग लगने से होना, तो लॉस तो डेबिट होता है, लॉस बाय थेफ्ट या फायर दैट विल बी डेबिटेड टू परचेजेस, स्टॉक का लॉस यानी परचेजेस का नुकसान। अब ये एंट्रीज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगर गुड्स की हमने इंश्योरेंस करवाई थी और हमें इंश्योरेंस क्लेम हम लोगों ने फाइल कर दिया, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम फॉर द अमाउंट ऑफ द लॉस इज लॉन्च्ड, तो कैसे होगा, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, हमारे को इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। अगर हमें पूरा पैसा मिल जाए तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम, मतलब हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम का सारा पैसा आ गया, ठीक है। पर अगर पूरा पैसा ना आए तो क्या होगा, तो जितना पैसा हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम का आया
वो तो आ गया। टू लॉस, टू इंश्योरेंस क्लेम आ गया। ठीक है, पर जो हमारे को नुकसान हो गया उसका क्या करेंगे, वो हमारा जाएगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ। 4,000 रुपए की गुड्स का नुकसान हो गया, हमारे को 3,000 रुपया इंश्योरेंस वालों ने दे दिया, 1,000 रुपए का अभी भी नुकसान है। हम पता क्या करेंगे, 3,000 रुपया जो हमारे पास आया ना, वो तो 3,000 हमारा डेबिट हो गया। इंश्योरेंस क्लेम हम लोगों ने फाइल किया हुआ था 4,000 रुपए का, हमारे को मिला 3,000 का। अब 1,000 रुपए का जो नुकसान है ना, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, वहां हम लिख देंगे लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर कैश। अगर कोई एसेट खरीदा हो तो एसेट का नाम आता है। मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी का नाम, इक्विपमेंट खरीदा है तो इक्विपमेंट का नाम, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर का नाम। अगर फिक्स्ड एसेट खरीदा उधार पे तो एसेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, वो तो हमारा डेबिट हो जाएगा। जिससे हमने उधार पे खरीदा वो हमारी लाइबिलिटी है, वो क्रेडिटर हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब अगर हम एसेट की सेल कर दें तो हमारे पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट की हम लोगों ने कर दी सेल। अगर हम उधार पे सामान उधार पे एसेट बेचे तो हमारा डेटर इंक्रीज हो जाएगा और एसेट डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि एसेट तो सेल हो रहा है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे बेचे एसेट, तो देखो कैश आया, एसेट गया और हमें हुआ प्रॉफिट, तो दैट इज टू पी एंड एल अकाउंट। सपोज करो 70,000 का एसेट था, हमने 90,000 रुपीज में बेचा, तो 20,000 का हमें प्रॉफिट हो, तो पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पर अगर हमने लॉस पे बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट और पी एंड एल हो जाएगा डेबिट। सपोज हमारा 50,000 का एसेट था, हम उसको 35,000 में बेच के आए हैं, तो 15,000 का हमारा हो गया लॉस, लॉस विल बी डेबिटेड। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा है, उसके इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस उसी में ऐड होंगे। ठीक है, अब जैसे मशीनरी परचेज की है 20,000 की, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं 2,000 के, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे 22,000। एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट 22,000 टू कैश, दैट इज 22,000। हम ये नहीं लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑन इंस्टॉलेशन डेबिट, अलग से नहीं लिखेंगे। एसेट के ऊपर अगर कोई खर्चा होता है ना, तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक हमारा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हम लोग एंट्री डालते हैं स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाता है, ये आपको एंट्री याद करनी पड़ेगी। स्टॉक अकाउंट डेबिट इंक्रीज, क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक का मतलब पता क्या होता है, जो सामान हमारे पास बच गया बेचने के लिए, अभी भी हमारा एसेट है, एसेट है तो डेबिट, एसेट डिक्लाइन, एसेट इंक्रीज ही हो रहा है ना, डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड होता है, प्रीपेड एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड होता है, अक्रूवर्ड इनकम कैसे रिकॉर्ड होती है, अनअर्न्ड इनकम कैसे रिकॉर्ड होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसे कि एग्जांपल वेजेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है, तो देखो क्या सिनेरियो होगा, लाइबिलिटी है ना हमारी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये रहेगी एंट्री, तो यानी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस भी एक्सपेंस पे कर दिया, तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट होता है, प्लीज मार्क, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट होता है, तो हमारा कैश चला जाता है या बैंक अकाउंट चला जाता है। अक्रूवर्ड इनकम क्या होती है, जो पैसा हमने कमा लिया पर अभी मिला नहीं है। एग्जाम्पल, आपने कहीं पे जॉब की है और आपको अभी 2 महीने की तनख्वाह मिलनी बाकी है, पर आपने 2 महीने का काम तो किया है ना, तो वो आपकी अक्रूवर्ड इनकम है। तो उस सिनेरियो में अक्रूवर्ड इनकम भी हमारा एसेट होता है।
अक्रूवर्ड इनकम अकाउंट डेबिट और इनकम सोर्स का नाम आ जाएगा, जैसे अक्रूवर्ड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ठीक है। अनअर्न्ड इनकम, एडवांस में पेमेंट रिसीव करिए, अगर आप मुझे एडवांस में पे करोगे तो वो मेरे लिए अनअर्न्ड इनकम है, क्योंकि मैंने अभी उसके लिए काम ही नहीं किया। इन दैट सिनेरियो, उस सिनेरियो में देखो क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। एक बार आप ये सारी जर्नल एंट्री समझ लो ना, तो आपका जर्नल सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। These are the last entries. Depreciation is decline in value of asset. एसेट की वैल्यू में कमी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, क्योंकि एसेट डिक्लाइन हो जाता है तो क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से कैपिटल इंक्रीज होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब हम एंट्री करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की अगर हम एंट्री करते हैं तो दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। बड़ी सिंपल सी एंट्री है। एंड नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? विच इज पोस्टेड द बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज which are posted in the beginning of the year, that is known as opening entry. यहां पे मैं लिख दे रही हूं, balances of entry to record balances of assets and liabilities in the beginning of the year is known as opening entry, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री में सारे एसेट्स के बैलेंसेस आपने डेबिट कर देना है, सारे लायबिलिटीज के बैलेंसेस आपने क्रेडिट कर देना है। जो भी फर्क रहेगा ना इसमें वो होगा आपकी कैपिटल, दैट विल बी कैपिटल, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। सपोज करो आपकी एसेट्स आ गए 17,80,000 के, लायबिलिटीज आ गई 16,50,000 की, 1,30,000 का फर्क है, वो टू कैपिटल करके लिखते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी ट्रांजेक्शन समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान से देखो, जर्नल क्या होता है? व्हाट इज जर्नल? जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, फाइनल एंट्री, सेकेंडरी फाइनल एंट्री। इट इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। Business transactions are recorded in chronological weekly end of the month. No, these are recorded in chronological order. Recording of transaction in journal is, journal में जब हम transaction record करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? That is known as journalizing. Which of the following accounts will be credited on giving cash donation? Donation की एंट्री देखते हैं, donation account debit, कैश डोनेशन की है ना तो टू कैश अकाउंट, क्रेडिट कौन सा हो रहा है? कैश, राइट आंसर। सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश, कैश पे राम को गुड्स सेल की, तो राम टू सेल्स, तो डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? राम का। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ने अगर कैश बिजनेस में से निकलवाया तो उसको ड्रॉइंग्स बोला जाता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री समझनी है इसकी क्या है, फिर आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। कैश राइट आंसर आ गया। अनिल परचेज 1000 एट जेल रोलर पेन्स 50,000, 50 रुपीज, 1000 पेन 50 रुपीज एक का, 50,000 हो गया, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, सी 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाना, $50,000 का 20% यानी 10,000, बचा 40,000,
तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय दिस अमाउंट। ये मैंने आपको समझाया, ट्रेड अकाउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाता है। Which of the following is the correct entry to record cash purchase? अब आपने एंट्रीज बाद में देखनी है, पहले ये देखना कैश परचेज की एंट्री होती है, खुद डालनी है पहले एंट्री। परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है, टू कैश अकाउंट होता है। अमर से खरीदी है 3,000 रुपए में, पर खरीदी कैश में है तो हम अमाउंट यही लिखेंगे। अब ये एंट्री रूल है, डेबिट परचेज क्रेडिट अमर बाय 3,000, यही मैच कर गया। डेबिट अमर नहीं होना, डेबिट कैश नहीं होना, डेबिट परचेज होना, क्रेडिट कैश होना। हाँ, ये एंट्री गलत है, दिस इज राइट, डेबिट परचेज एंड क्रेडिट कैश। अमर के साथ अगर होगा तो वो क्रेडिट वाली एंट्री होगी। नेक्स्ट वी आर हैविंग a sole trader took goods costing 1,000 from stock from his for his own use। अपने पर्सनल यूज के लिए उसने स्टॉक में से 1,000 रुपए की गुड्स ली। नॉर्मल सेलिंग प्राइस था 1,500 रुपए। आप जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे? इसी पे रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट पे 1,500 पे रिकॉर्ड करोगे, सॉरी 1,000 पे रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट पे ही ये एंट्री रिकॉर्ड होगी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 1,000 पे, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड ऑन 1,500। बैड डेट्स अर्लियर रिटर्न ऑफ, पहले राइट ऑफ कर दिए, अब रिसीव हो गए, तो रिसीव हो गए तो कैश से रिसीव हुए होंगे या अकाउंट में पेमेंट आई होगी, टू बैड डेट्स रिकवर। ठीक है, क्रेडिट हो गया, बैड डेट्स रिकवर। ये हमारा सारा जर्नल का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल हम इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।